लीचीपुर नामक गांव में विराज नाम का एक गरीब लीची वाला रहता था। वो लीचियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विराज लीची वाला। लीची ले लो, ताजे ताजे और रसीले लीची। अरे भाई, यह लीची कितने रुपए किलो है? लीची 150 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे लीची! तुम्हारे लीची में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई, ये अभी अभी बाग से तोड़कर आए हैं, बिल्कुल ताजा हैं। और वैसे भी अब तो लीची के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 25 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 25 रुपए? ये तो बहुत ही कम है भाई, इतने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम अपनी लीची अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। आज मेरा एक भी लीची नहीं बिका। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वह भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे विराज, क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर विराज उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके लीची तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताजा हैं। वो आदमी बेवकूफ था। कम पैसों में मैं ही इसके लीची खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो विराज, तुम मुझे यह लीची 33 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता हूँ। ऐसा कहकर विराज मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे, मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी लीची लेकर वहां से चले जाते हैं और विराज भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। मीरा, विराज की पत्नी। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। फिर विराज वैद्यराज जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी विराज अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्यराज जी के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बताकर वैद्यराज जी को अपने घर ले आता है। विराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है। यह सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वह दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है, वह आसानी से नहीं मिलती। वैद्यराज जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्यराज जी माँ को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा लीची खरीद ली थे। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। हाँ मीरा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विराज की माँ ठीक हो जाती है और उधर विराज के लीची की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 30 रुपए या 40 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन मीरा बोलती है, अजी, सुनते हो? आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो मीरा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी कृपा दें और मेरे सारे लीची बिक जाएं। ठीक है मीरा, मैं लीची बेचने जाता हूँ। ऐसा कहकर विराज अपनी लीची की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। लीची ले लो, ताजा और रसीला लीची।
इस तरह विराज पूरे गांव में लीची बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी लीची नहीं बिकता। तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी लीची नहीं बिका। अब तो यह लीची भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? विराज यह सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। साधु महाराज, भिक्षाम देहि, एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देंगे। प्रणाम साधु महाराज। हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु महाराज? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु महाराज, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, तुम मुझे यह लीची दे सकते हो? बाबा की यह बात सुनकर विराज अपने मन में सोचने लगा, यह लीची तो मैं साधु महाराज को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी साधु महाराज, आप यह लीची ले जाइए। विराज की बात मानकर साधु महाराज टोकरी से थोड़े से लीची उठा लेते हैं। ये क्या साधु महाराज, आप इतने कम लीची क्यों लेकर जा रहे हैं? आप सारे लीची ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने सारे लीची ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं कल दोबारा लीची तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु महाराज, आप मुझे बताइए, आपको कहां जाना है? मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूं। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर साधु महाराज विराज को जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु महाराज, आपने लीची तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में लीची ही खिलाएंगे? ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूं। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यह लो, इसका नाम मणि है। आज से यह चिड़िया तुम्हारी हुई। चिड़िया? पर मैं इसका क्या करूंगा? जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी लीची की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? पर साधु महाराज, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? यह कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, यह एक विशेष चिड़िया है। यह तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विराज मणि चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ संगीत ने तो रास्ते में मणि चिड़िया, महाराज ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक विशेष चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं यह सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर विराज मणि चिड़िया को अपने घर ले जाता है। हाँ जी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? मीरा, यह चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगी। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए। विराज और मीरा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है।
अरे विराज, संगीत क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सोहन भाई, आप यहाँ? हाँ विराज, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं विराज, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी यह खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। सोहन यह कहकर वहां से चला जाता है। यह तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो मीरा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, यह स्वादिष्ट पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। मीरा, तो मैं लीची बेचने बाजार जा रहा हूं। तुम घर का और मां का ख्याल रखना। तो क्या आप इस मणि चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएं? क्यों? क्या हुआ? मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। विराज मीरा की बात सुनकर लीची बेचने चला जाता है। बाजार पहुंचते ही विराज जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। लीची ले लो, ताजे और रसीले लीची। तभी वहां पर एक आदमी आता है। अरे भाई, ये लीची कैसे किलो दिए? भाई 60 रुपए किलो है। विराज खुशी खुशी उस आदमी को लीची तोलकर दे देता है। तभी वह आदमी विराज को पैसे देता है। फिर विराज सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, यह सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन विराज की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक करण नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो विराज भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया करण भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। विराज, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन यह पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। करण विराज के पैसे वापस करता है और वो वहां से चला जाता है। अजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से यह मणि चिड़िया हमारे घर आई है, तभी से हमारे भाग्य बदल गए। मीरा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ विराज की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। सब मन ही मन विराज से जल रहे थे। तभी एक दिन जब विराज घर पर नहीं था, तब मुखिया जी विराज के घर आते हैं और वो मीरा से बोलते हैं। अरे मीरा, वो विराज कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम था। मुखिया जी, वो तो लीची बेचने बाजार गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप बैठिए ना। नहीं मीरा, मैं बैठूंगा नहीं। वैसे मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम लोगों के दिन काफी अच्छे चल रहे हैं। हाँ मुखिया जी, ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है मुखिया जी। आशीर्वाद? पर ऐसा कौन सा भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बरस गया कि रातों रात तुम लोगों की किस्मत ही बदल गई? कहीं तुम लोगों को कोई गुप्त धन तो नहीं मिल गया, या फिर कोई चमत्कारी चीज हाथ लग गई है? नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो, मैं इस गांव का मुखिया हूं। अगर तुम मुझे सच सच बता दोगी, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं विराज के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप विराज के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। मीरा के कसम देने पर विराज सारी सच सच बात बता देता है। खिड़की के बाहर खड़े मुखिया जी सोचते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की बात मुखिया जी सुन लेते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि इस चिड़िया के हाथ में ही विराज के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। और मुखिया जी उन आदमियों के साथ विराज के पास पहुंच जाते हैं। विराज, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूं। कैसी सच्चाई मुखिया जी? तुम दूसरों के बागों से लीची चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी सच्चाई। तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम्हें मुझे जुर्माना भुगतान करना पड़ेगा। जुर्माना? मगर मुखिया जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम अपनी ये चिड़िया मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारा सारा जुर्माना भी माफ कर दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं आपको यह चिड़िया कभी नहीं दूंगा। यह चिड़िया मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अपने आदमियों से, आदमियों, इस चिड़िया को जबरदस्ती छीन लो। मुखिया की बात मानकर उसके आदमी विराज से वो चिड़िया छीनने लगते हैं। तभी वहां पर साधु महाराज आ जाते हैं। रुको, तुम सब ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस चिड़िया को। साधु महाराज, आप हमारे बीच में मत आइए। यह विराज दूसरों के बागों से लीची चोरी करके बेचता है। इसी की सजा मैं इसे दे रहा हूं। मूर्ख मुखिया, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूं कि तुम्हारी नजर इस चमत्कारी चिड़िया पर है। तुम इस चिड़िया को हथियाना चाहते हो। तुम जैसे पापी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साधु महाराज गुस्से में आकर मुखिया को श्राप दे देते हैं। साधु महाराज के श्राप देते ही मुखिया एक गधा बन जाता है। झेंचू, झेंचू। मुखिया गधे की आवाज में रोने लगता है। पुत्र विराज, आज से तुम्हें इस गांव में कोई परेशान नहीं करेगा। तुम सुख शांति से अपने परिवार के साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मजेदार कार्टून वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक मजेदार काम करें, कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों।